तो चलिए शुरुआत करते हैं जीएस के सॉल्यूशन की। जीएस के पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास था, सहकारिता आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। तो सहकारिता आयोग, ठीक है, सहकारिता आयोग बताना है निम्नलिखित में से किसके संबंधों में समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। अगर ऑप्शन के हिसाब से हम यहां पर बात करेंगे तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा, केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सहकारिता आयोग जो था, ठीक है, किसके संबंधों के बीच समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था, तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना आती है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में इसकी स्थापना होती है। साथ ही साथ ये अपनी रिपोर्ट देता है, बताते हैं कि अपनी 88-89 के आसपास ही अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, इसी के अलावा आपको एक और चीज नोट कर चलनी है, 1990 में इसी की सिफारिश पर अंतरराष्ट्रीय परिषद की स्थापना हुई। ठीक है, कब हुई, 1990 में इसी की सिफारिश पर। ठीक है, क्या किस चीज की स्थापना हुई, तो राजकीय अंतर परिषद, राजकीय अंतर परिषद। ठीक है, राजकीय अंतर परिषद की स्थापना होती है 1990 में इसी की सिफारिश पर। और ये अनुच्छेद पूछता है आपसे किस अनुच्छेद में है राजकीय अंतर परिषद, तो आपने देखा होगा राजकीय अंतर परिषद का गठन जो होता है, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में आता है, 263 में। अनुच्छेद 263 में आपसे पूछा भी जाता है 263 अनुच्छेद में क्या है, तो राजकीय अंतर परिषद हो जाएगा आपका अंतरराजकीय परिषद, सॉरी, ठीक है, अंतरराजकीय परिषद, अंतरराजकीय परिषद। हाँ, बात वही है, राजकीय अंतर परिषद, उल्टा लिख दिया है मैंने ये, ठीक है, उल्टा लिख दिया है, इसको सीधा कर लीजिएगा, अंतरराजकीय परिषद, अंतरराजकीय परिषद। इस चीज को नोट कर लेना, अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन कब हुआ था, 1990 में। अनुच्छेद कौन से में आता है, तो 263 में आता है। एक आता है पुंछी आयोग। ठीक है, पुंछी आयोग आपको वो भी केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए था। पुंछी आयोग, उसकी स्थापना कब हुई थी पुंछी आयोग की, ठीक है, पुंछी आयोग पूछा था आपके आबकारी के एग्जाम में। पुंछी आयोग 2005 का है भाई। पुंछी आयोग केंद्र राज्य के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए बनाया गया था, 2005 का ये हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो देखिए भाई, संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, आपको पता है। सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतरराष्ट्रीय परिषद, अंतरराष्ट्रीय समझौते, अगर मैं आपसे बोलूं इंटरनेशनल रिलेशन आपके किस अनुच्छेद में आते हैं, तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, डीपीएसपी में आपने देखा होगा ना, डीपीएसपी में आपने देखा होगा अनुच्छेद 51, ये बताता है आपका अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बारे में। ठीक है, अंदर दो फॉरेन पॉलिसी के बारे में यहां पर बात हो रही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया आपको बताना है, तो सीधा सीधा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अनुच्छेद 253। अब संसद राज्य सूची पर कैसे कानून बना सकती है, मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है, आपका ये उत्तराखंड हो गया, यहां से कुछ इस तरीके से उत्तराखंड लगा हुआ है, ये पूरा भारत है आपका, ठीक है, ये भारत है, यहां पर आपको जो है उत्तराखंड वाला एरिया हो जाता है। यहां से जो नेपाल के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है हमारा, काली नदी वाला, पिथौरागढ़ के आसपास, अब यहां पर आपको पता है कि नेपाल अक्सर क्लेम करता है ये वाला हिस्सा क्या है, उसका हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा करता है भारत, इसका है, तो दोनों के विवाद चलते हैं, तो दोनों पर ही जो बॉर्डर वाला डिस्प्यूटेड इश्यू होता है, इस पर जो कानून बनाएगा वो अधिकार किसको होता है, तो संसद के पास वो अधिकार होता है। ठीक है, राज्य के पास वो अधिकार नहीं होता है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपवना करने की अधिकृत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की संरचना बाबत उपवना करने की अधिकृत है। तो पंचायतों को अधिकृत कौन सा है भाई, यहां पर सीधा सीधा आपको बताना है कि पंचायतों की जो संरचना किसके द्वारा की जाती है। आपको पता है पंचायत, अगर मैं बात करूं पंचायत, तो पंचायत कौन सा अनुच्छेद में आता है, पंचायत, ठीक है, पंचायत कौन सा अनुच्छेद में आएगा, अनुच्छेद 40 में आ जाता है। अनुच्छेद 40 क्या आता है, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 40 आता है भाई भाग 4 के अंतर्गत। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत आएगा, जो कि हमारा आता है डीपीएसपी में। ठीक है, यानी राजकीय नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं राज्य विधानमंडल के अंतर्गत। ठीक है, क्यों आते हैं भाई, ये क्या होता है, जो राज्य सरकारें होती हैं उनकी मर्जी होती है, चाहे तो वो डीपीएसपी लागू कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो, उत्तराखंड में पंचायती राज है, आपको पता है, बिल्कुल है, ठीक है, अन्य राज्यों में भी है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर गोवा है, आपने देखा होगा गोवा में कोई भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है भाई।
क्यों नहीं है? क्योंकि ये राज्य की मर्जी है। अब गोवा है, ठीक है, वो स्वतंत्र है वो अपने फैसले लेने के लिए, क्योंकि डीपीएसपी में ये कहा गया है। अब पंचायतों का गठन तो 40 में कहा गया है, लेकिन हमें पंचायतों को कहां देखने को मिलता है? किस पंचायतों के जितने भी हमारे आर्टिकल है वो किस आर्टिकल में आते हैं? तो अनुच्छेद मैंने आपको बार बार कराया है 243 से लेकर, ठीक है, अनुच्छेद 243, इसके ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पिछली बार भी बताया था लास्ट टाइम, कभी आगे और आ जाएगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है यहाँ पर अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों की संरचना हो गई, इसमें अलग अलग जो ABCD होते हैं उसमें आते हैं, है ये, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। अब भारत के जो मौलिक अधिकार है भाई, नागरिकों के मौलिक अधिकार, भाग कौन सा है मौलिक अधिकार? अगर मैं बात करूं तो भाग हो जाएगा 3। भाग 3 को ही क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। याद रखिएगा, संविधान का मैग्ना कार्टा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए संविधान का मैग्ना कार्टा कौन है? तो भाग 3 है। भाग 3 में क्या है? आपके फंडामेंटल राइट्स। कहां से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स? यूएसए के संविधान से। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर कह रहा है कि इनमें संशोधन कौन कर सकता है? तो जो भारतीय मौलिक अधिकार है भाई, इनमें संशोधन कौन कर सकता है? आपका सीधा सीधा संसद कर सकती है, ठीक है। संसद क्या कर सकती है? इसमें संशोधन कर सकती है। जैसे कि कोई विधेयक, मतलब वहां पर संसद में, और संसद भी ऐसा संशोधन कर सकती है कि इसको भंग नहीं कर सकती, मतलब जो इसको मजबूत बनाए, इस टाइप से वो कर सकती है क्लॉज, ठीक है। और संसद, मैंने परसों आपको बताया था संसद क्या होती है। ऐसा नहीं है कि संसद अकेले अधिकार है। संसद परसों आपको बताया था संसद क्या होगी? संसद इक्वल्स टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, ठीक है। ये तीनों मिलाकर संसद बनाती है। तीनों को ट्रिक आपको बताई थी, 100 र ल, उम्मीद करता हूं याद होगा, ठीक है। सरल 79, 80 और 81, ये क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगी, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों आपके इसके आर्टिकल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति यानी एससी की यहां पर बात हो रही है, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात, ठीक है। दो लोगों की बात हो रही है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1979, तो एससी एसटी जो अत्याचार निवारण अधिनियम है वो कब का है? 1989 का। इस चीज को क्वेश्चन के तौर पर नोट करके चलिएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा वहां से कि उद्देश्यों के क्रियान्वित करने के लिए निम्न बनाने की शक्तियां किन्हें प्राप्त है? तो भाई जो इनके निवारण शक्तियों के यहां पर बताना है आपको कि जो यह एससी एसटी एक्ट था, ठीक है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों के क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किन्हें प्राप्त है? भाई जो इसके लिए जो नियम बनाएंगे, इसके लिए शक्तियां किसे प्राप्त होंगी? तो ये आपने देखा होगा अक्सर केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा हाल ही में जो अमित शाह जी है, ठीक है, अमित शाह या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, तो उनके पास ये शक्तियां होती हैं जो इनके नियम में कानून बना सकती हैं, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों का पालन भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? भाई भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसे होगा? अब ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे आप, तो भारत की जो सभी न्यायालय हैं वहां पर सुनवाई का अधिकार किसे होगा? भाई यहां पर सुनवाई का अधिकार होगा आपका महान्यायवादी, महाधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता। कौन सा ऑप्शन यहां पर होना चाहिए? अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, महान्यायवादी, ठीक है। महान्यायवादी को क्या है? भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। अगर मैं अनुच्छेद पूछूं किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 76 पूछा जाता है आपसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। और वर्तमान में कौन है भाई आपका? वर्तमान में आपका जो ये महान्यायवादी है ये कौन हो जाएगा? आई थिंक आर वेंकट रमणी है, ठीक है, आर वेंकट रमणी। तो एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, फिर भी मेरे को जहां तक पता है आर वेंकट रमणी जो है आपके महान्यायवादी हैं, लेकिन अगर ये गलत होगा तो मैं इसको करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे जो याद है वो यही है कि आर वेंकट रमणी क्या है? आपके महान्यायवादी है, जो कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। और इसके बारे में एक फैक्ट क्या आता है कि संसद के दोनों सदनों में, किसी भी सदन में ये भाषण दे सकता है, परंतु ये वहां पर क्या नहीं कर सकता? वोटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, परंतु वहां पर वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज को आपको नोट करना है। और इसकी जो नियुक्ति होती है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। हटाने का जो कार्य करता है वो भी राष्ट्रपति के पर्याप्त अनुसार ये हट जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये जो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। निम्नलिखित दर्रों में से किस
होकर लेह जाने का रास्ता है। तो लेह जाने का रास्ता भाई अगर ऑप्शन के साथ चलेंगे तो आपको बताना है कि लेह जाने का जो रास्ता है किस दर्रे के पास से गुजरता है। ठीक है, तो लेह जाने का जो रास्ता है यहाँ पर सीधा सीधा आपका जोजिल दर्रे से गुजरता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, जोजिला दर्रा जिससे क्या होता है, लेह जाने का रास्ता गुजरता है। शिपकल्ला दर्रा देखा होगा आपने, ये कहां पर है भाई, हिमाचल प्रदेश में ये हो जाएगा और यहीं से क्या होता है, सतलज नदी प्रवेश करती है। सतलज नदी प्रवेश करती है कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, सतलज नदी किससे प्रवेश करती है, शिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ऑप्शन डी दिख रहा होगा, बनिहाल दर्रा, ये कहां पर है, ये हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो जाएगा, बनिहाल दर्रा हो जाएगा आपका। ठीक है, एक और आता है आपका लिपुलेख दर्रा, भाई अक्सर विवादों में रहता है। तो लिपुलेख दर्रा कहां पर है आपका, ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर ये है, उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। इसके अलावा आपका एक आता है भाई दीफू दर्रा। तो दीफू दर्रा कहां पर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। लास्ट टाइम बताए थे आपको सारे दर्रे वगैरह। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई एक्सक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर दी डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। तो भारत में 2009-10 में प्रारंभ की गई भाई ये योजना किसके अंतर्गत आती है, आपको बताना है। अगर आपने देखा होगा, ठीक है, अगर आपने पढ़ा भी होगा तो ये करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आई थिंक ये शायद मेरे ख्याल से यूपीपीएससी में आया था, कहीं आया था, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम ऑप्शन बी के हिसाब से ये कहा गया है, भारत में वर्ष 2009-10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव, ठीक है, एजुकेशन फॉर दी डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टोरेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत प्रदान की जाती है। यानी एक और आपने देखा होगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा। अब सर्व शिक्षा अभियान, ये पूछा जाता है सर्व शिक्षा अभियान कब का है। सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहले पूछा जाता है किस किस प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी, तो आई थिंक ये थी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल ए भी कर दीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर यह शुरू हुई थी। और तिथि पूछता है 1 जुलाई 2002 को। ठीक है, तिथि के साथ ही आता है सर्व शिक्षा अभियान। जब आप छोटे थे तो दूरदर्शन पर आपने एक ऐड भी देखा होगा, पेंसिल के ऊपर बैठे हुए 2 बच्चे दिखाए जाते थे, वो इसी का ऐड आता था भाई, सर्व शिक्षा अभियान का। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जैसे कि आपको बताया है पीएम पोषण योजना। ठीक है, पीएम पोषण योजना के बारे में आपको बताना है, जो लोग देख रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है। मैंने परसों ही कराया था, पीएम पोषण योजना का जो नाम है, ठीक है, जो मिड डे मील योजना है उसको पीएम पोषण योजना कहा जाता है, उसका नाम पीएम पोषण योजना कब हुआ था, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है भाई, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहां होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून आपने देखा होगा, दक्षिण पश्चिम मानसून यानी यहां पर क्या है, ये आपका भारत हो जाएगा भाई, प्यारा भारत हमारा हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। ठीक है, ये प्यारा भारत हो जाएगा। आपने देखा होगा यहां से आपका मानसून आता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, यहां से ये प्रवेश करता है और निम्नलिखित स्थानों में से, तो कोलकाता तो आपका यहां पर हो जाएगा, चेन्नई आपका इस साइड में हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई कल मैच भी जीत गई भाई आईपीएल चेन्नई। ठीक है, तो मंगलुरु आपका यहां पर हो जाएगा कर्नाटक साइड, दिल्ली आपका इस साइड हो जाएगा। तो जो आपको बताना है, जो पश्चिमी मानसून है, ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहां पर क्या है, पहाड़ियां हैं बहुत सारी, यानी वृष्टि छाया वाला अगर आपने पढ़ा होगा, यहां से क्या होता है, जब बारिश होती है तो बादलों के कारण यहां पर जो है बादल नहीं बन पाते और यहां पर बारिश नहीं होती है। तो यानी सीधा सीधा क्या होगा, चेन्नई में बारिश नहीं हो पाती, किससे, पश्चिमी वर्षा से। ठीक है, पश्चिमी मानसून से आपकी वर्षा नहीं हो पाती, बल्कि यहां पर क्या होता है, जब लौटता हुआ मानसून आता है तब उससे ग्रीष्मकालीन ऋतु में क्या होता है, यहां पर वर्षा होती है। तमिलनाडु के अंतर्गत आपने देखा है ना, दिसंबर के टाइम पे अक्सर तमिलनाडु के अंदर बाढ़ आ जाती है, या फिर ये चीजें आपने देखी होंगी। वो कैसे आती है, क्योंकि लौटता हुआ जब मानसून आता है तब जाकर दिसंबर में यहां पर क्या होती है, बरसात या फिर बाढ़ आने की स्थिति होती है जम्मू यहां पर तमिलनाडु के अंतर्गत। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता भाई, सर्वाधिक जैव विविधता अगर आपने देखा होगा, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये आपकी इक्वेटर लाइन हो गई। इक्वेटर लाइन के पास आपने देखा होगा कि जहां पर गर्मी और बरसात ज्यादा होती है। ठीक है, कहां पर होती है भाई, गर्मी और बरसात ज्यादा इक्वेटर लाइन के आसपास ही होती है ना। आपने देखा होगा इक्वेटर लाइन के आसपास क्या होता है, सूर्य की किरणें जो होती है लंबवत पड़ती हैं, तो यहीं पर क्या होगा भाई, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, ब्राजील के घने जंगलों में क्या पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता
पाई जाती है। यानी अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करें, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में क्या होता है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ब्राजील के घने जंगलों में देखा होगा कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है। ठीक है, तो सुमेलित है बताना है आपको, कौन सा सुमेलित है इन सब में से। तो हरित राजमार्ग का लक्ष्य वृक्षारोपण, बिल्कुल भाई, हरित राजमार्ग का लक्ष्य क्या है, वृक्षारोपण है। हरित राजमार्ग मतलब ये रोड है आपकी, दोनों साइड में आपके पेड़ लगाए जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हरित राजमार्ग का लक्ष्य, ये तो बिल्कुल सही है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत के लक्ष्य क्षय को रोकना। ठीक है, बिल्कुल है भाई, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर मैं बात करूं कहां पर है, कनाडा। ठीक है, कनाडा के अंतर्गत हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये कब होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो 1987 के अंतर्गत ये होता है। ठीक है, ओजोन संरक्षण से हमने पढ़ा है ना इसके बारे में। और 1989 से क्या हो जाता है, ये लागू हो जाता है। ठीक है, 1989 से क्या होता है, लागू हो जाता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। इसके बाद है आपका चैम्बरलिन दुर्घटना संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये घटना जो आई थी आपके एग्जाम में आई थी शायद मेरे ख्याल से, कि ये घटना कहां पर घटित हुई थी, ऐसे करके प्रश्न बना था। तो ये क्या थी, नाभिकीय दुर्घटना से थी। और कहां पर घटित हुई थी, यूक्रेन के अंतर्गत ये घटित हुई थी। ठीक है, यूक्रेन के अंतर्गत। और कब हुई थी, तो ये भी चीज नोट कर लीजिएगा, 1986 के अंतर्गत ये हुई थी। तो यहां पर क्या है, सभी जो है आपके विकल्प सही सुमेलित हो जाएंगे। ठीक है, नाभिकीय दुर्घटना हो जाएगी, चैम्बरलिन दुर्घटना से संबंधित। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित था भाई ओजोन परत से, हरित राजमार्ग वृक्षारोपण से, सभी हो जाएगा सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, भूकंप में प्राथमिक तरंगों के संबंधित निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है भाई। ठीक है, एक कथन यहां पर क्या होगा, सही नहीं होगा, बाकी कथन सही होगा। तो अगर मैं बात करूं भूकंप की, सबसे पहले आपको बताया भूकंप में 3 तरंगे आती है भाई, PSL। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी या लैंड वेव्स, या इसी को हमने बोला लव वेव्स। ठीक है, 3 तरह की वेव्स होती है, आपको पता होगा। सबसे खतरनाक विनाशकारी कौन सी होती है, ये L वेव्स होती है भाई। ठीक है ना, लव सबसे खतरनाक वेव्स होती है, जो सबसे ज्यादा धरती पर क्षति पहुंचाती है। ठीक है, बाकी प्राइमरी, सेकेंडरी और जो लैंड वेव्स, 3 तरह की वेव्स होती है। तो इसी के बारे में यहां पर भूकंप प्राथमिक तरंगों के संबंध में, प्राथमिक तरंगों के बारे में बताना है, निम्न में से कौन सा कथनों में से सही नहीं है। ये ध्वनिया तरंगों जैसी होती हैं, ये ध्वनि तरंगों जैसी होती है, बिल्कुल होती है भाई। क्या ये ध्वनि तरंगों जैसी होती है, तो बिल्कुल होती है। ये ध्वनि तरंगों जैसी, आपने देखा है ना, फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल करती है ना इस तरीके से। ठीक है, ये बिल्कुल ध्वनि तरंगों जैसी होती है। अगला है, ये गैसियस, तरल और ठोस पदार्थों में होकर गमन करती है, बिल्कुल करती है। जो प्राथमिक तरंगे होती है किसमें तरल करती हैं, तरल, ठोस और गैसीय पदार्थों में होकर गमन करती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये केवल ठोस पदार्थों में होकर गमन कर सकती है, नहीं भाई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। तो हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही नहीं है हो जाएगा। ये क्या है भाई, आपका जो ये द्रव्य और ठोसों में गमन कर सकती है, अभी तो ऊपर बताया। यहाँ पर ये क्या कह दे रहा है कि केवल ठोस पदार्थों में होकर गमन कर सकती है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको मैंने 3 वेव्स बताई है, कौन कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी और लैंड वेव्स। कौन सी, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव या लैंड वेव। सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी हो जाएंगी भाई, सबसे विनाशकारी ये हो जाएगी L वाली। ठीक है, इस चीज को नोट कर लिखना। दूसरा, सबसे यहां पर धरती की सतह पर, ठीक है, जो आपकी L वेव्स होती है कहां पर घूमती है, सिर्फ धरती की सतह पर ये जाती है। इसके अलावा सेकेंडरी जो होती है, मैंने आपको बताया, द्रव्य और ठोसों में चलती है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके पास है, निम्नलिखित में से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। भाई, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। अगर आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है, तो सिंधु नदी वो हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडस रिवर जिसे हमने कहा, ठीक है, सिंधु सभ्यता, जिस नदी के नाम पर हमारे देश का नाम सिंधु बड़ा बोलते थे ना सिंधु के लोग, तो यहां पर क्या है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। इसके अलावा सिंधु के किनारे ही एक बहुत ज्यादा जो फेमस स्थल था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला किसके किनारे था भाई, तक्षशिला ये हो जाएगा झेलम तथा सिंधु के मध्य स्थित। कहां पर हो जाएगा तक्षशिला, झेलम तथा सिंधु के बीच में हो जाएगा। तक्षशिला करिएगा, ठीक है, इसको तक्षशिला, झेलम तथा सिंधु के बीच में। ठीक है, सिंधु के बीच में।
ठीक है, इस चीज को नोट करके लिखेगा, पूछ लेगा कभी कि ये कहां पर है तक्षशिला, तो झेलम और सिंधु नदियों के बीच में क्या है तक्षशिला है, जो प्राचीन काल में शिक्षा का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थल रहा था। इसके अलावा आपको समझना क्या है, अब ना सिंधु नदी से मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार जो बनने वाला है उसको आप नोट कर सकते हैं, सिंधु समझौता। ठीक है, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था भाई, सिंधु जल समझौता हुआ था भारत प्लस पाकिस्तान। ठीक है, भारत प्लस पाकिस्तान के बीच हुआ था सिंधु जल समझौता। किसने कराया था, वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने ये करवाया था, और इसकी महत्वपूर्ण बात क्या थी आपको नोट कर लिखनी है। सिंधु जल समझौता अगर पूछेगा किसने करवाया था, वर्ल्ड बैंक ने। किस किस के बीच करवाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब ये पहले तो ये नोट करिए कब हुआ था भाई। ठीक है, आपका ये कब हुआ था, सिंधु भारत जल समझौता 1960 में ये हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, आपने देखा होगा ना, अक्सर विवाद रहता है भाई, भारत पाकिस्तान सीमा पर विवाद रहता है कि सिंधु का जो जल है वो कौन यूज करेगा। ठीक है, पाकिस्तान की शिकायतें रहती थी, तो वर्ल्ड बैंक ने 1960 में क्या करा, भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता करवाया। तब प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लस अयूब खान। ठीक है, आपके जो पाकिस्तान के गवर्नर थे अयूब खान थे। ठीक है, इनके बीच एक समझौता होता है, इसमें कहा जाता है जो 80% पानी है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% पानी जो है भारत यूज करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो अगर आपको तिथि भी लिखनी है, देखिए तिथि भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था इस बार ये 19 सितंबर। ठीक है, 19 सितंबर 1960। आज भी कह रहा हूं मार करके लिख लेना, ये क्वेश्चन दिख गया तो सरप्राइज मत होना कि ये क्वेश्चन आ गया था पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल काफी चर्चाओं में रहा था सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच। ठीक है, कुछ विवादों में रहा था, पाकिस्तान ने शायद इसकी गाइडलाइन का उल्लंघन करा था, तो यहां पर ये काफी चर्चाओं में रहा था। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखेंगे, 2005-06 में प्रारंभिक की गई भारत निर्माण योजना के अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो 2005-06 में भाई, 2005-06 में कांग्रेस सरकार ने भारत योजना करके, ठीक है, भारत निर्माण योजना करके योजना शुरू करी थी। उसमें इसने 7 पॉइंटों को बताया था, 7 पॉइंटों को रखा था। तो निम्नलिखित में से बताना हमें कौन सा पॉइंट नहीं है। ठीक है, नहीं है आ गया है तो स्टार मार्कर चलेंगे, देख लिया हमने नहीं है। अब यहां पर अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो इसमें क्या है, ग्रामीण आवास तो था, पेयजल भी था भाई, ग्रामीण स्वच्छता नहीं थी इसमें शायद। ठीक है, ग्रामीण स्वच्छता नहीं थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका कि ये क्या था, नहीं था। इसके अलावा इसमें क्या क्या था, कनेक्टिविटी। ठीक है, ग्रामीण कनेक्टिविटी यानी मोबाइल कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी हो जाएगा इसमें। और क्या था, एक कनेक्टिविटी हो जाएगा, दूसरा इसमें क्या था, बिजली। ठीक है, बिजली, सभी घरों में बिजली, सभी घरों में बिजली का लक्ष्य था भाई इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर चल रही है आपको। 2005-06 में क्या हुआ था, भारत निर्माण योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें 5 या 7 लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, फिलहाल 5 ही लिखिए, मेरे ख्याल से 5 ही लक्ष्य थे। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था भाई, रंगराजन समिति। देखिए समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी पढ़ी होगी तो आपने, अलग अलग समितियां हैं, चाहे कस्तूरी रंगन समिति हो, हथकरघा समिति हो, ठीक है, मीरा सेठ समिति हो, या फिर बहुत सारी समितियां हैं। तो रंगराजन समिति आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी में साफ साफ दिया हुआ है। जो रंगराजन समिति है आपकी किससे संबंधित है, तो बैंकिंग सुधार से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन बी किससे संबंधित है, ये रंगराजन समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक है, एक आता है आपके पास मीरा सेठ समिति। ठीक है, मीरा सेठ समिति, मीरा सेठ समिति, सेठ समिति। ठीक है, ये किससे संबंधित हो जाएगी भाई, लघु उद्योग। ठीक है, लघु उद्योग से, लघु उद्योग से संबंधित हो जाएगी आपकी मीरा सेठ समिति। ठीक है, एक आती है आपकी आदिब हुसैन समिति। ठीक है, आदिब हुसैन समिति, आदिब हुसैन, ये दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं। आदिब हुसैन समिति, हुसैन समिति, ये किससे संबंधित हो जाएगी, ये भी लघु उद्योग से। इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1997 में। आदिब हुसैन समिति से क्वेश्चन आया था कि आदिब हुसैन समिति ने रिपोर्ट कब सौंपी थी। ये नहीं पूछा था कि ये समिति किससे है, ये पूछा था कि डायरेक्ट इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1997 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी आदिब हुसैन समिति ने। तो ऐसे क्वेश्चन ना रिपीटेड, बोलता हूं प्रीवियस ईयर हर क्वेश्चन आप पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट करते हो तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको कौन सा क्वेश्चन आया था, कैसे वो आया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे, एक आती है आपके पास रेखी समिति। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, रेखी समिति, आपने देखा होगा रेखी समिति, रेखी समिति। तो रेखी समिति किससे है भाई, अप्रत्यक्ष कर से। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर से, रेखी समिति किससे, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाएगी रेखी समिति। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के लिए हो जाएगी रेखी समिति। एक आती है आपकी कस्तूरी रंगन समिति भाई, इस बार की बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी, ठीक है, कस्तूरी रंगन
ये अभी तक बना नहीं है एग्जाम में, बन भी सकता है क्योंकि अब ये ऐसा, ये आयोग की आदत है, ठीक है। कस्तूरी रंगन समिति आयोग की एक आदत है ना, आपने देखा होगा कि जब लोग सोचते हैं, जैसे कि अभी बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार नोबेल प्राइज तो अब आया ही नहीं, उसने इस बार पूछा ही नहीं, ना यूकेपीएससी ने पूछा ना यूकेएसएससी ने। तो मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज ना छोड़कर मत जाना, ये सरप्राइज कर देगा। अचानक से उसने 2 नोबेल पुरस्कार पूछ लिए ना, तो आप आते हुए भी उसे नहीं कर पाओगे। क्यों? आपने रिवीजन नहीं करा, आप तो सोच रहे हैं वो पूछेगा ही नहीं। तो इस चीज को पढ़ के जाना। करंट अफेयर में नोबेल प्राइज हो गए आपके, ग्रैंड स्लैम हो गए जो पिछले साल जीते थे, ये पूछता है आयोग, दोनों आयोग ये पूछते हैं, लेकिन इस बार दोनों में से किसी ने नहीं पूछा है, ठीक है। यूकेएसएससी ने तो पेपर ही नहीं कराए, लेकिन यूकेएसएससी ने पूछे नहीं, तो इसको पढ़कर जाना है भाई। बाकी यहाँ पर बात हो रही है कस्तूरी रंगन समिति आपकी नई शिक्षा नीति, ठीक है। नई शिक्षा नीति से 2020 की जो नई शिक्षा नीति है इससे संबंधित हो जाएगी। सबसे पहले नई शिक्षा नीति कौन लागू करने वाला राज्य हो जाएगा भारत का? तो उत्तराखंड राज्य हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। काफी बार कराया है, आपने पढ़ा भी होगा, आपको डेट सहित कमेंट करना है। दूसरा यहाँ पर बताना है आपको, कस्तूरी रंगन समिति 2020 की तो है ही, साथ ही साथ आपको यहाँ पर देखना है कि नई शिक्षा नीति को किस तरीके से रखा गया, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको एक नंबर याद रखना है 5334, ठीक है। 5334 अगर याद रखोगे 5334, तो अपने आप आपको याद आएगा 5+3+3+4, ये वाले मॉडल पर नई शिक्षा आधारित की गई है, ठीक है। 5334 यानी पहले 5 साल की क्लासेस होंगी, फिर 3 फिर 4 साल का यहाँ पर वो होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको नोट कर चलनी है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। वर्तमान समय में देश के किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर सामान्य बनी हुई है? तो वर्तमान समय में कैसी बेरोजगारी है भाई, ठीक है। आपने देखा भी होगा पकोड़े तलो वाली बात, तो शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। बोलते हैं ना कि यार हम तो शिक्षित बेरोजगार है, जैसे कि उत्तराखंड में क्या है, सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगार है। क्यों है बेरोजगार भाई? ना विज्ञप्ति आती है, ना ज्वाइनिंग होती है। तो 2017 से भाई 2017 से लेकर 19 तक एक दौर चला था, वहां पर थोड़ा सा क्या हुआ था, भर्तियां नहीं हुई थी। 19 में सभी लोग, मैक्सिमम लोग फॉरेस्ट गार्ड में चले गए। 19 से लेकर 23, 2000 कितना आ गया भाई, 2023 हो गया, तो 4 साल का गैप हो गया। 4 साल में उत्तराखंड में जो बेरोजगार है इतने बढ़ गए कि फॉरेस्ट गार्ड की जिसकी मेरिट भाई कितनी जानी चाहिए थी, लोग बोल रहे थे 55 जानी चाहिए, वो उल्टा चलेगी 66। तो इसी के कारण चलेगी क्योंकि शिक्षित बेरोजगारी यहाँ पर ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो शिक्षित बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है वर्तमान समय में। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। लघु उद्योग पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्तावित में अधिक जोर दिया गया था? तो लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में आपको पता है, सर्वप्रथम मैं अगर बात करूं औद्योगिक नीति कब की हो जाएगी, 1948 की, ठीक है। पहली औद्योगिक नीति हो जाएगी हमारी 1948 की, आपको पता है। लेकिन यहां पर आपको बताना है कि ये यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि लघु औद्योगिक नीति, ठीक है, लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्तावित में अधिक जोर दिया गया? तो लघु उद्योगों में आपने पढ़ा होगा 1977 की जो नीति थी आपकी, औद्योगिक नीति 1977 की, इसमें क्या किया गया भाई, इंदिरा गांधी के द्वारा लघु उद्योग पर ज्यादा ध्यान दिया गया। आपने सुना भी होगा इसमें क्या हुआ था, जिला उद्योगों की स्थापना हुई थी, गांव दराज में ना जिला उद्योगों की, ठीक है, जिला उद्योगों की स्थापना होती है, उद्योगों की स्थापना। यह क्वेश्चन आता है भाई, आज तो मोदी जी दे रहे हैं आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन उस समय जिला उद्योगों की स्थापना 1977 की औद्योगिक नीति के बारे में बताया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, और ये नोट करके लिखिएगा, ये आपकी पहली औद्योगिक नीति हो जाएगी भाई, ठीक है। पहली औद्योगिक नीति पूछता है एग्जाम में कब की है, तो 1948 की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापदंड नहीं है? ठीक है, नहीं है पढ़ना है आपको। मानव विकास सूचकांक यानी एसडीआई की यहाँ पर बात हो रही है, एसडीआई, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अगर हम बात बोले कौन जारी इसको करता है, तो यूएनडीपी इसको जारी करता है, ठीक है। और यहां पर बात हो रही है कि इसका जो घटक है वो कौन सा नहीं है भाई, क्या इसमें जीवन प्रति आशा है? बिल्कुल है जीवन प्रति आशा। लिंग अनुपात है? बिल्कुल है लिंग अनुपात, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या नहीं है भाई, अगर मैं बात करूं ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर क्या नहीं होगा, इसमें लिंग अनुपात नहीं है, सॉरी, ठीक है, लिंग अनुपात नहीं होगा, साक्षरता दर होगी, ठीक है, लिंग अनुपात नहीं होगा भाई, ऑप्शन बी नहीं होगा, बिल्कुल भी लिंग अनुपात, साक्षरता दर होगी, समग्र संकलन पंजीकरण भी होगा, ठीक है। तो तीनों होंगे यहाँ पर, जो लिंग अनुपात है वो नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर बात करें एक और चीज इस घटक में क्या देखने को मिलता है, पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, डायरेक्ट लिख देता हूँ पीसीआई, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, और या फिर हमने क्या बोला, ग्रॉस नेशनल आपकी इनकम, ठीक है, जीएनआई, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल आपके यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एसडीआई जारी कौन करता है, आपको पता है, यूएनडीपी इसको क्या करता है, जारी करता है। इसके प्रतिपादक कौन थे भाई, इसके प्रतिपादक थे आपके पाकिस्तान के महमूद हक जी एक, ठीक है, महमूद
पाकिस्तान ने एक ही अगर दुनिया में कोई चीज़ दी है अच्छी चीज़ जिसके लिए पाकिस्तान की जाना जाता है या फिर तारीफ होती है, तो वो एकमात्र चीज़ है पाकिस्तानी जो यहाँ पर एक अर्थशास्त्र थे महबूल हक जी, उनके द्वारा ये दिया गया। साथ ही इनका सहयोग किसने करा भाई? अमर्त्य सेन जी ने। अगर वो सहयोग ना करते तो इनके बस की भी नहीं थी भाई, ठीक है। अमर्त्य सेन जो हमारे भारत के गौरव हैं, ठीक है, इनको क्या मिला था 1998 में? अमर्त्य सेन को क्या मिला है भाई? नोबेल प्राइज मिला है 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला है। और उसी के एक साल बाद इनको क्या मिला है? भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न मिला है। कब? 1999 में। क्वेश्चन बनता है अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला था? 1999 में। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1999 में क्या हुआ था इनको? 1998 में नोबेल प्राइज, 99 में भारत रत्न मिला था, जो कि महबूल हक के सहयोगी थे। किसमें? एसडीआई के प्रतिपादक में, ठीक है, मानव विकास सूचकांक के। और उत्तराखंड ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की थी? ठीक है, तो 2019 में जारी की थी भाई। उत्तराखंड ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी कब की थी? तो उत्तराखंड ने करी थी 2019 में। डिटेल में पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, समसामयिकी में मिल जाएगा पीछे। क्वेश्चन आगे देखेंगे 39। 1943 में से 4 प्रांतों में मुस्लिम लीग के मंत्र स्थापित हुए, इनमें से कौन से दो ये सिंध और NWFP शेष 2 प्रांत कौन से थे? तो आपको बताना है 1943 में क्या हुआ? 4 प्रांतों में मुस्लिम लीग के मंत्र स्थापित हुए, ठीक है, उनमें से 2 ये सिंध और NWPF, 2 शेष प्रांतों में से कौन से थे? तो कौन से थे भाई 2 प्रांतों में से? आपने देखा होगा ना 1939, यहाँ पर अगर बात करें 1943 के अंतर्गत, तो 6 प्रांतों में क्या होता है? कांग्रेस की सरकार बनती है। आपने देखा ना 6 प्रांतों में क्या होता है? 6 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है चुनाव के समय 1943 में। परंतु यहाँ पर यहाँ बात आना है आपको CNW में इसमें कौन शामिल थे? ठीक, अगर ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका बंगाल और असम, ठीक है, बंगाल और असम वाला क्षेत्र सही हो जाएगा भाई, ठीक है, बंगाल और असम वाला क्षेत्र आपका सही हो जाएगा, इधर के साइड वाले, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास है, निम्नलिखित में से बापू महात्मा गांधी जी ने अपना दांडी मार्च किस स्थान से शुरू किया था? तो बार बार बताया है, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अलग अलग ढंग से क्वेश्चन पेश कर देते हैं। तो दांडी मार्च कहां से शुरू करते हैं भाई? सबसे पहले दांडी मार्च 1-2 मार्च यानी 12 मार्च, जो आपका अमृतकाल मनाने की शुरुआत हुई थी ना, ये भी 12 मार्च से शुरू हुई थी। लिखिएगा 12 मार्च से अमृतकाल, आपने देखा ना हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो 12 मार्च से ही मना रहे हैं, 2021 से शायद आई थिंक मना रहे हैं, 2023 तक मनाएंगे। निम्नलिखित में से बापू महात्मा गांधी ने अपनी दांडी मार्च किस स्थान से शुरू किया था? तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहां तक ये चला था? ठीक है, अगर मैं बात करूं 1940 के आसपास साबरमती से चला था। और कब तक ये करते हैं? 5 तारीख तक करते हैं, 6 को ये कर देते हैं, 5 को नमक कानून तोड़ते हैं, 6 तक ये चलता है, 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक। और 6 अप्रैल से ही क्या हो जाता है? फिर से आपका नया आंदोलन शुरू हो जाता है। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कब से होता है? तो 6 अप्रैल से शुरू हो जाता है। और दांडी मार्च कब से शुरू होता है? साबरमती आश्रम 1930, 12 मार्च 1930 से शुरू होता है, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, पैमाना की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और कौल के परिचित थे। यह चीज किस स्थान पर हुई? तो यह चीज किस स्थान पर हुई थी भाई? कि सिंधु घाटी के लोग पैमाना खोज के सिद्ध कर दिया था, ठीक है। आपको बताना है लोग माप और कौल में परिचित थे, ठीक है, लोग माप और कौल में परिचित थे। तो ये किस स्थान से आपको जानने को मिलता है? तो सीधा सीधा मिलता है लोथल से। ऑप्शन ए की बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोथल से में ये जानने को मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूं लोथल की, तो बार बार बताया लोथल कहां पर है? गुजरात के अंतर्गत हो जाएगा, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछेगा लोथल का उत्खनन कौन करते हैं? रंगनाथ राव जी, ठीक है, रंगनाथ राव करते हैं 1954 में, ठीक है, 1954 में इसकी कौन करते हैं? रंगनाथ राव जी इसकी वो करते हैं उत्खनन 1954 में, गुजरात में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा कालीबंगन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन बी, ठीक है, तो जुते हुए खेत के निशान, ठीक है, जुते हुए खेत आता है क्वेश्चन, जुते हुए खेत के निशान कहां से मिले भाई? कालीबंगन से। कहां पर है? राजस्थान के अंतर्गत हो जाएगा कालीबंगन। किस नदी के किनारे है? बार बार पूछा जाता है, तो घग्गर नदी के किनारे, ठीक है,
घग्गर नदी के किनारे हो जाएगा आपका कालीबंगन, राजस्थान के अंतर्गत। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा भाई आपको पता है हड़प्पा कहाँ पर है, आपका पाकिस्तान के अंतर्गत है हड़प्पा, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान में आता है हड़प्पा। और यहाँ से क्या मिला था कि चांदी के, ठीक है, चांदी मिली थी यहाँ से हड़प्पा से, ठीक है, चांदी मिली थी यहाँ से, जो चांदी के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले थे, हड़प्पा से, और ये पाकिस्तान में स्थित हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कौन सी नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे क्या है आपका हड़प्पा शहर स्थित हो जाएगा। इसके अलावा सॉरी सिंधु नहीं, रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी नदी के किनारे होगा यार ये, रावी नदी के किनारे, ठीक है, रावी। सिंधु के किनारे कौन सा है आपका, चुहंदड़ू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे स्थित। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 आपके पास है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी। भूमि अनुदान देने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी आपको बताना है। जो ये क्वेश्चन आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ही बन जाता है ये कि भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने आरंभ की थी, तो सातवाहन वंश ने की थी भाई। ऑप्शन बी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा सातवाहन वंश पर चर्चा करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सातवाहन वंश। इसके बारे में मैं आपको 4-5 पॉइंट लिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका संस्थापक कौन था भाई, संस्थापक कौन था सातवाहन वंश का, तो सिमुक, ठीक है, सिमुक क्या था इसका संस्थापक था, किसका, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सिमुक इसका संस्थापक था। और कहां का ये वंश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये वंश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के आसपास का ये वंश हो जाएगा। इसके अलावा इसमें हमने देखा इसमें मात्र सत्तात्मक वंश था भाई ये, ठीक है, इसमें जो महिलाएं थी या माताएं थी उनको उच्च स्थान दर्जा प्राप्त था, तो मात्र सत्तात्मक इस चीज को लिखेगा, ये इतना खास तो नहीं है। लेकिन इसके अलावा इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान, इनकी राजधानी कहां पर थी, राजधानी, ठीक है, राजधानी कहां पर थी भाई, प्रतिष्ठान पर इनकी राजधानी हो जाएगी, प्रतिष्ठान के आसपास इनकी राजधानी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिष्ठान जो कि गोदावरी नदी के आसपास का इलाका है, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। ये प्रतिष्ठान कहां पर है, गोदावरी नदी के किनारे है। ये प्रतिष्ठान जो आपका पड़ता है महाराष्ट्र में एक जिला है भाई, महाराष्ट्र में औरंगाबाद कर एक जिला है, उसके आसपास हो जाएगा प्रतिष्ठान। तो इतना डीप तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपकी अधिक जानकारी के लिए बता रहा हूं, इतना ही नोट करना है। इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान थी, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा आपको बताना है कि इन्हीं के कार्यकाल में सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए गए भाई। एक क्वेश्चन आता है, सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने चलाए, तो सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने चलाए थे, सातवाहन वंश के ने चलाए थे, ठीक है। इसके अलावा नानघाट अभिलेख, ठीक है, नानघाट अभिलेख से संबंध किसका है, नानघाट अभिलेख, नानघाट अभिलेख, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, नानघाट अभिलेख से संबंध किस वंश का है, तो वहीं मौर्य वंश, ये सारे वंश दे देगा। तो नानघाट अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा सातवाहन वंश से संबंध हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिण के भारत के बीच, ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच इसने क्या करा था, सेतु का काम किया रहा था, किसने, सातवाहन वंश ने क्या करा था, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच, ठीक है, नॉर्थ और साउथ के बीच सेतु का कार्य करा था किसने, सेतु का कार्य कौन करता है भाई, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का कार्य करता है आपका सातवाहन वंश। तो बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, इसके बारे में क्या बताया, संस्थापक सिमुक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश वंश का, ठीक है, मात्र सत्तात्मक समाज था। इसके अलावा इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, ठीक है, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सातवाहन वंश ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है, नानघाट अभिलेख का संबंध सातवाहन वंश से है। इसके अलावा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जो सेतु का कार्य करा था, यह करा था सातवाहन वंश ने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़कर जाना इसे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, कृष्णदेवराय की उड़ीसा के शासक प्राप्त रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा, ठीक है। तो कृष्णदेवराय के उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास का सबसे शानदार सैनिक घटना कहा। तो आपको पता है अलग अलग इतिहासकार हुए, अलग अलग लोग हुए, उन्होंने क्या करा, अपने मत रखे भाई। जैसे कि हम देखने को मिलते हैं ना कांग्रेस के बारे में बहुत कथन मिलते हैं अलग अलग व्यक्तियों को, तो ऐसे ही कृष्णदेव राय के उड़ीसा शासक के जो प्रताप रुद्र के गजपति अभियान के विरुद्ध एक कथन था, शानदार युद्ध का बताया गया था। ये किसके द्वारा बताया गया था, तो आपको बताना है। यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीलकंठ शास्त्री ने, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नीलकंठ शास्त्री ने इसको माना था। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा B.A. स्मिथ, ये क्या है भाई, B.A. स्मिथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त
ठीक है, इसको क्या कहा था भाई, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, तो ये कहा था बी ए स्मिथ ने। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था एक बार कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। ये तो सबको पता है नेपोलियन का है, लेकिन कहा किसने है, बी ए स्मिथ ने कहा है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिख सकते हैं आप। बाकी लेन पुल क्या है भाई, हुमायूं हमेशा की तरह फिसलते अपने जीवन में भी फिसल गया। ये लेन पुल ने कहा था, क्या कहा था, हुमायूं फिसलते फिसलते अपने जीवन से भी फिसल गया। ठीक है, हमेशा की तरह फिसलते फिसलते हुमायूं अपने जीवन से भी फिसल गया। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा और कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी। तो पट्टा और कबूलियत की प्रथा भाई किसने आरंभ की थी, सीधा सीधा आपको पता है, पट्टा और कबूलियत की जो प्रथा आरंभ करी थी शेरशाह सूरी ने करी थी। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शेरशाह सूरी। ये कब गद्दी पर बैठता है, 1539-40 के आसपास। ठीक है, 1539-40 के आसपास गद्दी पर बैठता है। किसको हराकर भाई, ये किसको हराकर बैठता है, तो आपने देखा होगा हुमायूं को हराकर। ठीक है, हुमायूं को हराकर, हुमायूं को पराजित कर देता है ना, कौन, शेरशाह सूरी। 1539-40 के आसपास गद्दी पर बैठता है और यही क्या करता है, यहां पर पट्टा और कबूलियत प्रथा का आरंभ करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पट्टा और कबूलियत प्रथा पूछी जाती है एग्जाम में कि किसके द्वारा चलाई गई थी। तो यहां पर क्या करा था, पट्टा और काबू किसने करा था, शेर। ठीक है, शेर पर पट्टा डालकर काबू करा। इस चीज से आप इसको याद रख सकते हैं, शेर पर पट्टा डालकर काबू किया। तो ये दोनों ही प्रथाएं किसने आरंभ की थी, शेरशाह सूरी ने करी थी। इसके अलावा अकबर, थोड़ा अकबर के बारे में देख लेते हैं। 1556 में गद्दी पर बैठता है अकबर। ठीक है, 1556 में गद्दी पर बैठता है अकबर। अकबर के गद्दी के बैठने के बाद अकबर ने अनेकों कार्य करे। ठीक है, बताया जाता है अकबर, आपने पढ़ा ही होगा इतिहास में, अनपढ़ राजा था, लेकिन सर्वाधिक दिमाग भी इसी के पास था। ठीक है, तो अकबर के कार्यकाल की 2-4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1564, मैंने परसों ही कराया था, 1564 में क्या करा था, ठीक है, 1546 हो गया, सॉरी, 1564 में जजिया कर समाप्त। ठीक है, जजिया कर को समाप्त करा था भाई इसने, किसने, अकबर ने करा था। इसके अलावा दीने इलाही धर्म 1582 में क्या करा था, 1582 में सर्वधर्म एक के लिए दीने इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म। ठीक है, दीने इलाही धर्म का जो निर्माण करा था अकबर ने 1582 में करा था। इसके अलावा राजधानी लाहौर कब ले गया था, ठीक है, 1585 में। 1585 में राजधानी कहाँ ले गया, लाहौर। ठीक है, राजधानी लाहौर ले गया। ठीक है, इसके बारे में ये चीज नोट करनी है। इसके अलावा अकबर ने क्या करा, अंत में दास प्रथा का अंत कब करा, 1562 में। ठीक है, 1562 में क्या करता है, दास प्रथा अंत। ठीक है, इसीलिए इसे महान कहा जाता है भाई, दास प्रथा अंत। ठीक है, इतने सारे कार्य करे, दास प्रथा अंत और दहसाला बंदोबस्त कब करा था, तो ये आपको कमेंट कर कर बताना है, क्योंकि सब कुछ बताया है। ये लूसेंट में भी खोलेंगे ना, या फिर कोई भी किताब खोलेंगे वहां पर मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, क्वेश्चन बन जाता है इनसे। ठीक है, तो अकबर के कार्यकाल के बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आपको बता दिए। बाकी एमबीटी, दीवान ए कोही, इसने क्या शुरू करा था भाई, दीवान ए कोही। दीवान ए कोही ये क्या था, दीवान ए कोही आपका कृषि विभाग, एमबीटी। ठीक है, एमबीटी ने क्या करा था, कृषि विभाग दीवान ए कोही की स्थापना करी थी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था मैंने आपको। ये क्या करता है, ये सर्वाधिक जो सेना का विस्तार करता है दिल्ली सल्तनत में, अलाउद्दीन खिलजी करता है। क्यों करता है, क्योंकि इस पर मंगोल आक्रमण हो जाते हैं। तो मंगोलों से बचने के लिए सर्वाधिक सेना का विस्तार कौन करेगा, खिलजी करेगा। बाकी खिलजी ने ही क्या करा था, सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू करा था, घोड़े दागने की प्रथा इसी ने शुरू करी थी, और बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, आपको बताया था। और मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण किसके समय होते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। सांड को वंश में करने का खेल जलीकट्टू निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है। भाई जलीकट्टू खेल कहां पर प्रसिद्ध है, तो तमिलनाडु। ठीक है, जलीकट्टू खेल कहां पर प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में प्रसिद्ध हो जाएगा। जलीकट्टू आपने देखा भी होगा, अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। इसी के अलावा तमिलनाडु में पोंगल भी होता है। ठीक है, पोंगल देखा ना, नाव की रेस। आपने इतनी सारी ये नदियां हैं, इसमें इतनी लंबी लंबी नाव में देखा होगा, आदमी बैठे रहते हैं डंडे लेकर। ठीक है, तो ये जो पोंगल होती है ये भी तमिलनाडु में होती है, और जलीकट्टू जो खेल होता है ये भी तमिलनाडु में होता है। इसके अलावा केरल में क्या होता है भाई, ओणम। ओणम सुना होगा ना आपने, ओणम, ये आता भी आपको नोटिफिकेशन आता होगा एमआई के फोन में, ओणम, हैप्पी ओणम करके। ठीक है, तो ये ओणम जो होता है आपके केरल में होता है। इसके अलावा कर्नाटक का आपको अगर मैं बताऊं गान, ठीक है, यक्षगान, यक्षगान ये कहां पर होता है भाई, यक्षगान, तो ये कर्नाटक का ये हो जाएगा, यक्षगान कर्नाटक में होता है। इसके अलावा उत्तराखंड तो बताने की जरूरत नहीं है, हरेला हो गया उत्तराखंड में। ठीक है, तो फुल्ले हो गया, ये तो हम सब देखते रहते हैं उत्तराखंड में। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। फोस्ट्रॉन
अल्गोन, पास्कल आदि, फोर्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। फोर्ट्रॉन, अल्गोन, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव की पत्थर कहा जाता है? तो भाई जब आपको बेसिक आएगा तभी तो आपको फोर्ट्रॉन, अल्गोन और पास्कल भाषा सीख पाओगे। कभी भी कोई लैंग्वेज सीखने जाओगे डायरेक्ट थोड़ी सीख जाओगे, सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा भाई, तब जाकर आप फोर्ट्रॉन, एल्ट्रॉन, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए जो नींव का पत्थर है, ठीक है, नींव का पत्थर किस भाषा को कहा जाएगा? बेसिक भाषा को कहा जाएगा, क्योंकि जब बेसिक आएगी भाषा तभी आप ये अदर भाषाएं सीख पाओगे, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, ठीक है, 47, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? ठीक है, तो कौन सा विकल्प सुमेलित है आपको बताना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सुमेलित है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को आता है, बिल्कुल आता है। फिर 1 दिसंबर को क्या आता है? एड्स दिवस, ठीक है, एड्स दिवस। एड्स दिवस कब आता है आपका? यह आता है, हमें पता है 1 दिसंबर को आता है, और 2 दिसंबर को ही क्या आता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस आता है, ठीक है। भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलोर है, बिल्कुल है भाई। बेंगलोर सिलिकॉन वैली क्यों है? सबसे ज्यादा कंप्यूटर निर्माण या फिर जो आईटी हब है हमारा कहां पर है? जैसे कैलिफोर्निया का है, यूएसए का, वैसे हमारा बेंगलोर है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। एक बिट में क्या होता है? 4 निब्बल, ठीक है। 4 निब्बल, हाफ बिट में क्या होता है? 4 निब्बल हो जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की ओर, ठीक है। 48 क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? भाई कंपोनेंट कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, तो सर्किट बोर्ड मस्तिष्क होगा? नहीं होगा। मेमोरी मस्तिष्क होगा? नहीं होगा। नेटवर्क कार्ड? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है? अच्छा, ऑप्शन डी कुछ नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है भाई? कंप्यूटर का मस्तिष्क हो जाता है हमारा सीपीयू, ठीक है। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? सीपीयू, यानी बात हो रही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कभी कभी ना ऐसी घुमा देगा, इनमें से कोई नहीं भी देगा, और क्वेश्चन कैसे घुमा रखा है? कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो आदमी क्या करता है, ऐसी बेसिक क्वेश्चन में ना वहां पर घुस जाता है। आप में से देखना, ठीक है, जिसे लग रहा होगा कि बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, आपका अच्छा हुआ है, लेकिन ना मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ होगा, कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऑप्शनों के हिसाब से उन्होंने एबीसी मार दिया होगा। अगर आपने जानबूझकर गलत करा है, जानबूझकर मतलब जल्दीबाजी के चक्कर में, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, लेकिन ये गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। उस युक्ति का क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरण करती है? आपको पता है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो मॉडम, आपने पढ़ा है ना, मॉडम, MODEM, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करती है? ये क्या टेलीफोन लाइनों को प्रेषित करने का, रूपांतरण करने का कार्य करती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मॉडम, ठीक है। मॉडम इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास है, निम्नलिखित में से किस चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है? तो शासकीय कार्यों में भाई किन चिन्हों का प्रयोग होगा? शासकीय कार्य यानी जो आपके गवर्नमेंट काम है, आपने देखा है ना, गवर्नमेंट कामों में किस चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा? तो यहां पर किया जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजकीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात करें राजकीय चिन्ह, देखा होगा ना उत्तराखंड का राजकीय चिन्ह आपने इस तरीके से देखा होगा, ठीक है, ये इस तरीके से देखा होगा, अशोक चिन्ह बना होता है, यहाँ पर गंगा की लाट होती है, ठीक है, गंगा की। तो ये जो उत्तराखंड ने अपने राजकीय चिन्हों को घोषित करा था, कब करा था? 2001 में, ठीक है। ये तो बेसिक सा है, 2001 में क्या करा था? उत्तराखंड ने अपने राजकीय चिन्हों के प्रतीकों को घोषित करा था। और उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह, ठीक है, उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह, ये लिखेगा उत्तराखंड के राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह, ठीक है। ये क्या है भाई? ये बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? जगमोहन रौतेला जी के द्वारा, ठीक है। ये किताब हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो जगमोहन रौतेला जी के द्वारा ये किताब लिखी गई है, जगमोहन, परीक्षावाणी में मिल जाएगा आपको, जगमोहन रौतेला, ठीक है, रौतेला। परीक्षावाणी खोलोगे तो उस किताब में मिल जाएगा उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, ठीक है, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्हों पुस्तक हो जाएगी जगमोहन रौतेला की पुस्तक। और राज्य चिन्ह उत्तराखंड ने कब संजोए थे? 2001 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 51 की ओर। तो लाख गुफा अल्मोड़ा के चित्रों की तुलना भीमटेक से की जाती है, जो किस राज्य में स्थित है? तो लाख गुफा यानी लाखू गुफा की बात हो रही है, ठीक है, लाख नहीं होगा, लाखू होगा। लाखू गुफा अल्मोड़ा, ठीक है, कहां पर है भाई? लाखू गुफा कहां पर है? अल्मोड़ा में। कौन सी नदी के तट पर है? सुयाल,
ठीक है। सुयाल नदी, सुयाल नदी बार बार पूछा जाता है, सुयाल नदी के तट पर हो जाएगी लाखू गुफा आपकी, ठीक है। अल्मोड़ा चित्रों की तुलना भीमटेक से की जाती है जो कि इस राज्य में स्थित है। तो कहाँ राज्य में स्थित है भाई? भीमटेक गुफा आपको पता है, लाखू तो आपकी उत्तराखंड अल्मोड़ा में हो गई, भीमटेक गुफा आपने सुना होगा, तो भीमटेक गुफा आपकी हो जाएगी ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भीमटेक गुफा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगी, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। निम्नलिखित में से दिए गए किन स्थानों में से कार्तिकेय पूर्व राजाओं के ताम्रपत्र के लेख मिलते हैं? कार्तिकेय पूर्व राजाओं के ताम्र लेख कहां से मिलते हैं भाई? कार्तिकेय पूर्व राजाओं के, तो यहां से बैजनाथ से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं बैजनाथ से, पांडुकेश्वर से मिलते हैं, कंडारा बालेश्वर से, अच्छा उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा भाई, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बैजनाथ से भी हमने मिलते हैं, ठीक है। पांडुकेश्वर से हमने देखा है ललित सूरदेव और भूदेव के ताम्रपत्र मिलते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा ना, पांडुकेश्वर से ललित सूरदेव और भूदेव के ताम्रपत्र मिलते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि कतूरियों के टोटल 8 अभिलेख मिले हैं, ठीक है। कतूरियों के कितने अभिलेख मिले हैं? कतूरियों के कितने अभिलेख मिले हैं भाई? टोटल 8 अभिलेख मिले हैं, अभिलेख। और इनकी लिपि कौन सी मिली है इसमें हमें? लिपि, ठीक है। लिपि कौन सी थी? तो लिपि कुटीला थी भाई, कुटीला, ठीक है, कुटीला इनकी लिपि हो जाएगी कतूरियों की। और कतूरी के बारे में बताया उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश, ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन सा है भाई? कतूरी वंश हो जाएगा। क्वेश्चन कंफ्यूज करता है ऐतिहासिक और राजनीतिक, राजनीतिक तो कुड़िंद हो जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक वंश कौन सा है आपका? तो कतूरी वंश आपका प्रथम ऐतिहासिक वंश हो जाएगा। और ये चीज आपको नोट करनी है कि 8 अभिलेख टोटल इनके मिले हैं। भाषा कौन सी थी इनमें? कुटीला भाषा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा राज्य जो गंगा नदी से करनाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था, तो ऐसा राज्य कौन सा भाई जो गंगा नदी से करनाला नदी तक जाना जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो गंगा नदी से करनाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था आपका ब्रह्मपुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुर क्या जाना जाता था? पर्वताकार नाम से। आपने सुना ना ब्रह्मपुर राज्य को कि क्या इसकी राजधानी थी भाई? पौरव राजवंशों की। इसके समय वेनसांग आया था, आपने देखा ना, वेनसांग यहाँ पर दौरा करता है, गंगा को कुछ कहता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य को पोयो मोलोकी कुछ ऐसा लंबा सा शब्द कहता है, ये आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या कहता है? तालेश्वर ताम्रपत्रों में उल्लेख किसका मिलता है? यहाँ पर वेनसांग की यात्रा विवरण का हमें उल्लेख मिलता है, इसी में मिलता है। इसकी राजधानी जो थी ब्रह्मपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। साथ ही साथ इसको क्या कहा गया? वेनसांग के द्वारा पर्वताकार राजवंश कहा गया था भाई, वेनसांग के द्वारा इसको पर्वताकार राजवंश कहा गया था। इसी के अलावा, ठीक है, तो ये देखा होगा आपने, यहाँ पर वेनसांग की यात्रा का विवरण मिलता है। गोविसाण किसका पूर्व नाम हो जाएगा? काशीपुर का, ठीक है, काशीपुर का हो जाएगा, ठीक है। गोविसाण किसका नाम हो जाएगा प्राचीन? तो काशीपुर का ये नाम हो जाएगा। बाकी जो गंगा से नदी से करनाली नदी तक विस्तृत और पर्वताकार नाम से जाना जाता था, ब्रह्मपुर क्षेत्र जाना जाता था आपको, जिसको पर्वताकार वंश भी कहा जाता था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही है बताना है भाई, कौन सा सही है आपको, ठीक है। तो नायक हस्ती बालिकृदित राजा रही, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नायक हस्ती बालाकृत, ये सही है, बिल्कुल आपका सही है भाई, ठीक है। नायक उष्ट बालिकृधिकृत उष्ट्रारोही, ये भी सही है। नायक गौल्मिक पद्धति, यानी नायक गौल्मिक क्या है? गौल्मिक क्या थी? पैदल सेना थी, ये भी सही है, ठीक है। पदातिक मतलब पैदल सेना, तो ये पद थे, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही विकल्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में बाज बहादुर चंद, ठीक है, चंद हो गए, चंद मूल्यवान वस्तु लेकर पहुंचा था? तो बाज बहादुर चंद किस चंद राजा? देखा था ना आपने, अलग अलग जो चंद राजा हुए थे, अलग अलग जो राजा थे उनके दरबार में गए थे। तो बाज बहादुर चंद भी जाता है भाई दिल्ली दरबार में। ये किसके दरबार में जाता है? शाहजहां के दरबार में जाता है बाज बहादुर चंद, और शाहजहां को अनेकों भेंट गिफ्ट करता है। शाहजहां इसे एक चीज कहता है, ठीक है, क्या कहता है कि भाई जैसे कि हम जजिया कर लेते हैं तो कुमाऊं में आप भी जजिया कर लो, ठीक है। तो बाज बहादुर चंद जो होता है ये क्या लगाता है? जजिया कर, ठीक है, जजिया कर लगाता है। किसके कहने पर? शाहजहां के कहने पर। कौन लगाता है जजिया कर? बाज बहादुर चंद लगाता है कुमाऊं के अंतर्गत, लेकिन गढ़वाल में नहीं लगता है, ठीक है। गढ़वाल में जो पुड़िया नैथानी होता है ना, गढ़वाल चाणक्य, वो नहीं लगने देते हैं भाई, ठीक है। तो गढ़वाल में जो आपका जजिया कर था वो नहीं लगा था, लेकिन कुमाऊं में जजिया कर लगा था। इसके अलावा अकबर के बारे में बता चुका हूं, बाकी राजाओं को भी हम देख चुके हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 56। श्री फोस्टर द्वारा रचित पुस्तक द अली ट्रेवलर्स इन इंडिया में मान शाह का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई है? तो मान शाह का जिक्र
करते हुए उनकी राजधानी कहाँ बताई गई थी भाई, मानसा का जिक्र करते हुए उनकी राजधानी बताई गई थी श्रीनगर। लेकिन श्रीनगर हमने देखा था, श्रीनगर मानसा से पहले कौन आते हैं, अजय पाल। आपने देखा ना, अगर हम बात करें श्रीनगर की तो सबसे पहले श्रीनगर की स्थापना कनिंघम के द्वारा, कनिंघम क्या कहते हैं, श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी भाई, कनिंघम का कहना है श्रीनगर की जो स्थापना हुई थी 1398 के आसपास हुई थी। किसकी कहना है ये, कनिंघम ने कहा श्रीनगर की स्थापना 1358 में हुई। इसके अलावा हमने देखा श्रीनगर में ही 1894 में गौना झील टूटने से बाढ़ कब आती है, गौना झील टूटने से श्रीनगर तबाह हो जाता है। जब 1894 में क्या होता है, गौना झील पे टूटने से बाढ़ आ जाती है श्रीनगर में। श्रीनगर को क्या कहा जाता है, गढ़वाल की दिल्ली, ठीक है, गढ़वाल की दिल्ली किसको कहा जाएगा, श्रीनगर को। श्रीनगर में 1517 में, ठीक है, 1517 में राजधानी कौन बनाता है भाई, राजधानी कौन लेके आता है, तो हमने देखा है अजय पाल, ठीक है, अजय पाल यहाँ पर राजधानी लेकर आता है 1517 में। कहा, श्रीनगर लेकर राजधानी आता है अजय पाल। ये चीजें आपको नोट करनी है। इसके अलावा हमने देखा है कि यहाँ पर क्या होता है, ईके पॉ द्वारा श्रीनगर को जब गौना झील टूटने से बाढ़ आ जाती है 1894 में, ईके पॉ के द्वारा, ईके पॉ क्या होते हैं, कुमाऊं कमिश्नर होते हैं, ये क्या करते हैं, इसका आधुनिकीकरण करते हैं। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि श्रीनगर का आधुनिकीकरण किसने करा था, किस कमिश्नर ने करा था, तो ईके पॉ ने करा था, जिन्हीं के समय एक बंदोबस्त भी हुआ था शायद, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगी, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आगे ऑप्शन डी दिख रहा होगा, प्रताप शाह 1877 में क्या करा था इन्होंने, प्रताप नगर की स्थापना करी थी, ठीक है, प्रतापगढ़ नहीं होगा, प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना 1877 में की थी, जिसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, ढांगदार इसका पुराना नाम हो जाएगा। देवलगढ़, ठीक है, 1512 में यहाँ पर राजधानी कौन लेके जाता है, 1512 में यहाँ पर अजय पाल राजधानी लेकर जाता है, बाद में 1517 में श्रीनगर लेके जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, ठीक है, 57 क्वेश्चन देखेंगे। 57 क्वेश्चन आपके पास है, किस शासक के समय सिखों के 1775 एवं, ठीक है, 1775 एवं 78 में, 1775 एवं 78 में ईस्वी में 2 बार देहरादून पर आक्रमण किया गया। तो किस शासक के समय भाई सिखों ने 1775 और 1778 में 2 बार देहरादून पर आक्रमण किया था, आपको बताना है। तो ये किया था भाई ऑप्शन ए, ललित शाह के समय। अगर आपने ऑप्शन देखा होगा ना, ऑप्शन ई को पकड़ लिया होगा, ठीक है। कैसे पकड़ लिया होगा, 1775 और 1779 पूछा है, 2 ऑप्शन पूछे हैं। अब पूछा किस शासक के समय सिखों ने 1775 और 78, अब जो देहरादून था, ये जो जाहिर सी बात है आपका गढ़वाल का इलाका आता था, ठीक है, और गढ़वाल में किसका शासक था, तो पंवारों का शासक था। तो 1775 और 78 के आसपास अगर आपको पता हो तो यहाँ पर सुदर्शन शाह का तो शासन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने देखा है ना 1814 के बाद इनका शासन शुरू होता है टिहरी में, ठीक है। मेदिनी शाह का हो ही नहीं सकता है, पृथ्वी शाह का भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें पता है 1779 बहुत ही फेमस युद्ध क्या होता है, बगवाली पोखर का युद्ध, ठीक है, बगवाली। एक छात्र बोल रहा था भाई इंग्लिश मीडियम से हिंदी लिखने में दिक्कत होती है, बिल्कुल भाई हिंदी लिखने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है कि वर्तनियों को लिखा जाए सही, ठीक है। तो थोड़ा कोई हो जाती है कभी कभार मिस्टेक, तो जो ये अब लिखावट है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि लिखने से ज्यादा शब्दों के बोलने में ज्यादा तो होना चाहिए, ठीक है, शब्दों को याद करने में। यहाँ पर कोई मेंस नहीं लिखना है आपको, फिलहाल ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो तो इस चीज पर ध्यान दीजिए। अच्छी चीजें आप उस पर ध्यान देते हैं कि वर्तनी आपकी सही होनी चाहिए, परंतु क्या होता है कि अगर सब कुछ लिखने लग जाएंगे तो टाइम भी लग जाता है और दूसरा वर्तनी भी कमजोर है। इसमें कोई सच्चा कोई दोहराया नहीं है कि यहाँ पर छुपाया जाएगा, तो वर्तनी लिखनी थोड़ा सा कमजोर है, इन चीजों पर हम भी काम करते हैं। 1979 में क्या होता है, बगवाली, ठीक है, बगवाली पोखर का युद्ध होता है भाई, किसके बीच, ललित शाह और उसके बीच होता है मोहन चंद्र के, चंद्र राजा मोहन चंद्र के बीच होता है। और चंद्र राजा मोहन चंद्र को कौन पराजित कर देते हैं, ललित शाह पराजित कर देते हैं मोहन चंद्र को। फिर क्या करते हैं, जो अपना पुत्र प्रद्युमन शाह होता है उसको प्रद्युमन चंद्र के नाम से गद्दी पर बैठा देते हैं, एकमात्र राजा जो कुमाऊं की गद्दी पर भी बैठता है और गढ़वाल पर भी राज करता है, ठीक है। तो कौन करता है, प्रद्युमन शाह, प्रद्युमन चंद्र नाम से करता है, और मोहन चंद्र, ठीक है, मोहन चंद्र को पराजित कर ये यहाँ पर अपना जो कुमाऊं में अपने बेटे को प्रद्युमन शाह को, ठीक है, प्रद्युमन चंद्र नाम से गद्दी पर बैठा देते हैं। इसके अलावा आपको ये नोट करना है, चलो ठीक है, ये हो गया, इसके बारे में इनफ है इतना, ठीक है, इनफ है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 58। देहरादून खलंगा किले पर किसके नेतृत्व में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया गया था। देहरादून खलंगा, आपने देखा होगा खलंगा, ठीक है, देहरादून में खलंगा बहुत अच्छी जगह है भाई घूमने के लिए, जो भी देहरादून रहते हैं स्टूडेंट वो अक्सर जाया करते हैं वहां पर, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। किसके नेतृत्व में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया गया, तो किसके विरुद्ध भाई गोरखाओं के आक्रमण किया गया। अगर आपको मैं थोड़ा सा रफली समझाऊं, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको देखेंगे मैप के थ्रू। ये आपका नेपाल था, ठीक है,
ये आपका नेपाल वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये नेपाल वाला पूरा हिस्सा हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या होता है, नेपाल वाले हिस्से में सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है आपका काठमांडू वाला क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर आ जाता है काठमांडू वाला क्षेत्र, काठमांडू वाला, ठीक है, काठमांडू वाला क्षेत्र यहाँ पर इस साइड में आ जाएगा आपका, थोड़ा सा अलग पेन से कर लेता हूँ इसको, काठमांडू वाला क्षेत्र, ठीक है, ये आ जाता है आपका काठमांडू वाला क्षेत्र। इसके बाद क्या होता है, नेपाल के अंदर ही ये आपका बिहार वाला क्षेत्र, यूपी बिहार वाला क्षेत्र यहाँ से आ जाता है, ठीक है, यूपी और बिहार वाला क्षेत्र यहाँ से आ जाता है। और इसके बाद आपके यूपी बिहार से लगे हुए कौन सा है, उत्तराखंड का क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ के आसपास उत्तराखंड का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्र, ठीक है, ये वाला उत्तराखंड का क्षेत्र हो जाता है। और यहाँ पर कौन सा हो जाता है आपका, ये हो जाता है पश्चिम बंगाल, और आपका कौन सा, सतलज वाला क्षेत्र हो जाता है, ठीक है, सतलज वाला क्षेत्र हो जाता है। अब ये क्या होता है, नेपाल पर ना जब गोरखाएं, आपने देखा होगा ना, गोरखा का जब अधिपत्य यहाँ पर फैल रहा होता है तो नेपाल और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है, तो अलग अलग जगह से अलग अलग सेनाओं का नेतृत्व कर रहे होते हैं। ये क्यों बताया मैंने आपको, ये पूरा आपका नेपाल किंगडम है, ठीक है, नेपाल का किंगडम हो जाएगा ये। इसी पर क्या होता है, इस साइड से काठमांडू वाली साइड, ये बिहार वाली साइड, यूपी साइड, अलग अलग जो सेनापति होते हैं अंग्रेजी, वो युद्ध कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देहरादून खलंगा किनारे किसके नेतृत्व में गोरखाओं के विरुद्ध आक्रमण किया गया। पहले तो इसका आंसर करिए, जनरल ऑक्टन लोनी, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जनरल ऑक्टन लोनी के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। लेकिन यह आक्रमण कब होता है, यह होता है आपका जनरल ऑक्टन लोनी क्या हुआ था, इसमें मारा गया था। कब मारा गया था भाई, ये मारा गया था युद्ध में। लेकिन ये युद्ध कब स्टार्ट होता है, तो आपने पढ़ा होगा 1 नवंबर 1814 को, ठीक है, 1 नवंबर 1814 को, 1 नवंबर 1814 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देती है। खलंगा में युद्ध होता है ना, वहां पर एक स्मारक भी बना हुआ है, बलभद्र शाह वर्सेस गोरखाओं का युद्ध होता है वहां पर। तो वहां पर क्या होता है, जनरल ऑक्टन लोनी सेना का नेतृत्व कर रहे होते हैं, ये मारे जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि युद्ध विराम, ठीक है, औपचारिक युद्ध विराम की घोषणा कब होती है, सॉरी, खलंगा किले को कब जीतते हैं अंग्रेज लोग, तो 30 नवंबर को ये जीत जाते हैं, ठीक है, 30 नवंबर को ये जीत जाते हैं, कौन, अंग्रेज। ये क्वेश्चन बनता है, खलंगा किला कब जीता गया था, 30 नवंबर 1814 को अंग्रेजों द्वारा जीता गया था। लगभग 30 दिन ये युद्ध चलता है, जिसमें बाद में ये पराजित कर देते हैं गोरखों को, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पर समझना है इस क्वेश्चन को, ये मैप क्यों मैंने बनाया, इस मैप के थ्रू अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर अगर बात करें काठमांडू से, तो काठमांडू से नेतृत्व कौन कर रहा था भाई, काठमांडू से कर रहे होते हैं आपके जनरल मार्ले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एरो बना देता हूँ, आप इसी तरीके से लिखिएगा इसको। जनरल मार्ले कहाँ से नेतृत्व कर रहे होते हैं, तो काठमांडू वाले क्षेत्र से जनरल मार्ले नेतृत्व कर रहे होते हैं अंग्रेजी सेना का, ठीक है। इसके अलावा जो आपके बिहार, यूपी और बिहार से कौन नेतृत्व कर रहे होते हैं भाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी बिहार से जनरल वुड कर रहे होते हैं नेतृत्व, ठीक है, यूपी बिहार से कौन नेतृत्व करते हैं, जनरल वुड करते हैं। और उत्तराखंड से कौन करते हैं, फिर उत्तराखंड से आपने पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना भी है, तो उत्तराखंड से करते हैं आपके मेजर जेलेंस्की, ठीक है, उत्तराखंड से करते हैं मेजर जेलेंस्की, ठीक है, मेजर जेलेंस्की, ये आपने देखा है ना, उत्तराखंड से मेजर जेलेंस्की करते हैं। और जो अंत में आपके बचते हैं ऑक्टन लोनी, ये करते हैं कहां से, ये करते हैं आपके सतलज वाले क्षेत्र से, ठीक है, ये करते हैं सतलज वाले क्षेत्र से, सतलज वाले क्षेत्र से करते हैं ऑक्टन लोनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, चारों दिशाओं से अंग्रेज, अगर कभी इतना डीप तो बनेगा नहीं, अगर उत्तराखंड है बन भी सकता है, यूकेएसएस से कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो नेपाल के चारों ओर से युद्ध की घोषणाएं करते हैं, तो आप इसको बनाकर लिख सकते हैं, मैप के थ्रू समझ सकते हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा हूं, 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 59 आपके पास है, रण बहादुर चंद्रिका की रचना के लिए नेपाल सरकार ने निम्न में से किन्हें जागीर प्रदान की थी। तो रण बहादुर चंद्रिका, मौलाराम तोमर, नेपाल सरकार किसको जागीर प्रदान करती है, मौलाराम तोमर को करती है। किसके लिए, रण बहादुर चंद्रिका के लिए। रण बहादुर चंद्रिका मतलब क्या है, रण बहादुर शाह के ऊपर बारे में इन्होंने उल्लेख करा है, ठीक है। रण बहादुर चंद्रिका में क्या करा है, रण बहादुर शाह के बारे में उल्लेख करा है, बताया गया है कि किस प्रकार का इनका शासन था। मौलाराम तोमर की अगर हम बात करें, गढ़वाल वंशावली, ठीक है, गढ़वाल वंशावली, गढ़वाल वंशावली किसकी रचना हो जाएगी, गढ़वाल वंशावली, ठीक है, गढ़वाल वंशावली, ये किसकी रचना हो जाएगी, गढ़वाल वंशावली ये हो जाएगी मौलाराम की। और मौलाराम ने ही मनमत पंथ चलाया था, ठीक है, मनमत पंथ भी इन्होंने ही चलाया था। किसने, मौलाराम के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य बताना है, सत्य कौन सा कथन है, स्टार मार्क। अब राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1923 में नरेंद्र शाह ने की, बिल्कुल की भाई। राज्य प्रतिनिधि सभा कौन स्थापना करते हैं, नरेंद्र शाह जी करते हैं। कब, 1923 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1923 में टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा करी गई थी, बिल्कुल करी गई थी। 1923 में नरेंद्र शाह जी के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी जाती है भाई। इसके
इसके अलावा क्या होता है, टिहरी में 1943 में टीका विधान पारित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। तो ये सारे नरेंद्र शाह के कार्यकाल है, ये सभी सुमेलित हैं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र शाह, भाई इनके बारे में मैंने आपको हमेशा से क्रम बताया है, ठीक है, सब पी के नहीं मरे, ठीक है, नहीं मरे, ये क्रम हो जाएगा। नरेंद्र शाह कौन से क्रम के थे, 5वें क्रम के राजा हो जाएंगे, ठीक है, 5वें क्रम के राजा थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में दो महत्वपूर्ण घटनाएं आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी, एक तो इनके समय क्या हुआ था भाई, तिलाड़ी कांड 1930, ठीक है, 30 मई 1930 को क्या हुआ था, 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड जो हुआ था नरेंद्र शाह के समय हुआ था। और श्रीदेव सुमन जी की हत्या या मृत्यु, ठीक है, श्रीदेव सुमन जी ने जो अपना दम तोड़ा था, जो श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हुई थी वो भी नरेंद्र शाह के दौरान, कार्यकाल के दौरान हुई थी। लेकिन दोनों ही जब ये चीजें घटनाएं हुई थी, नरेंद्र शाह जो थे ये यहाँ पर नहीं थे, ये विदेश यात्रा पर गए हुए थे। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं इनके कार्यकाल की आती है। इसके अलावा नरेंद्र शाह जी के बारे में बताया जाता है, इन्होंने क्या करा था, 1938 में हाईकोर्ट का निर्माण कराया था, ठीक है, 1938 में हाई कोर्ट का निर्माण कराया था। और इन्होंने ही क्या करा था, 1921 में प्रथम जनगणना करवाई थी टिहरी की, ठीक है, नरेंद्र नगर की प्रथम जनगणना 1921 में करवाई थी। 1925 में राजधानी को स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है, नरेंद्र शाह जी। और 1939 में टिहरी चेचक विधान पारित करते हैं। 1939 में क्या करते हैं, टिहरी चेचक विधान पारित करते हैं, कौन, नरेंद्र शाह जी करते हैं। और ये चीजें आपको इनके बारे में नोट कर चलनी है, ठीक है। तो ये है आपका 1 से लेकर 60 तक सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। इसके बाद जो सॉल्यूशन है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।